नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। पता है आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। इस पते से हम और आप वाकिफ हैं, इसलिए कि बचपन से इस पते को हमने सुना, कई बार सुना, आकाशवाणी पर ही सुना, दिमाग पर दर्ज हुआ, लेकिन यात्रा हमें ठीक से मालूम नहीं थी। आज मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के एक विख्यात ब्रॉडकास्टर श्री राजीव कुमार शुक्ल। 1981 में आकाशवाणी से उनकी यात्रा शुरू हुई और 2017 में अपर महानिदेशक के तौर पर वे वहां से रिटायर हुए। इन सालों में रेडियो उनकी रगों में बस गया, आज भी मौजूद है। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार वर्तिका जी, धन्यवाद इस बातचीत के अवसर को मुहैया कराने के लिए। आपके लिए रेडियो क्या है? रेडियो मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है और गुरु भी है, शिक्षक भी है, और जो हमेशा साथ निभाए बिना कोई मांग किए, ऐसा दोस्त है ये। और अकेलेपन का भी साथी है और समूह का साथी भी है। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर के ये ऐसा दोस्त है जो समय समय पर शिक्षक भी रहा है। 1923 में पहली बार रेडियो के बारे में सुना गया। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो को एक नया स्वरूप दिया। 1930 में फिर हमने देखा कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के तौर पर रेडियो उपजा। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अधीन रेडियो आया। 1935 में एक बड़ी रोचक घटना हुई जब फील्डन ने रेडियो के नाम के बारे में जो एक नींव है उसको रख दिया। और 1936 में, अब ये 90वां साल है, 90वां बोलते हैं, हाँ, 1936 में 90 साल हुए जब ऑल इंडिया रेडियो इस नाम को रखा गया। आज वो आकाशवाणी है। इस लंबी यात्रा में क्या कुछ हुआ खास तौर पर जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और जो हमारी स्मृति से कभी फीका ना पड़े? देखिए, आपने तो लगभग उसका लेखा जोखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे कहते हैं, वो बता दिया। क्योंकि वो जो 1923 की बात है वो एक शौकिया प्रसारण जिसे कहते हैं, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, उसके बाद रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, क्योंकि उस समय यही नाम होते थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। वहाँ 1927 में 23 जुलाई को, जिसे भारतीय प्रसारण दिवस भी कहा जाता है और हर साल हम मनाते हैं, उस दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत, जो एक निजी कंपनी थी, आज के मुंबई तब के बॉम्बे या बम्बई में इसकी शुरुआत हुई विधिवत नियमित प्रसारण की। तब के जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन, वो मौजूद थे। यहाँ आकाशवाणी भवन, आकाशवाणी में जो संग्रहालय है, वहाँ उस दौर की या उस फंक्शन के रिपोर्ट्स हैं जो अखबारों में छपी थी, वो देखी जा सकती हैं। और फिर जैसा आपने बताया, हुआ क्या कि वो निजी कंपनी थी, कुछ दिन बाद बंद हो गई। 1930 में फिर जनता की मांग पर तब की औपनिवेशिक सरकार ने इसे फिर शुरू किया और इसका नाम दिया गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और फिर 1935 में बीबीसी से कंट्रोलर ऑफ प्रोग्रामर के रूप में एक जाने माने सुधी ब्रॉडकास्टर आए, प्रसारक आए, लॉयनल फील्डन, जिन्होंने सोचा कि यह नाम अच्छा नहीं और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो नाम सोचा। और उसके बाद एक दिलचस्प कहानी है कैसे उन्होंने, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनको राजी किया या एक तरह से उनको यह आभास कराया कि नाम बदलना चाहिए। और लॉर्ड लिनलिथगो को लगा कि ये ऑल इंडिया रेडियो उनका ही सोचा हुआ नाम है। इस तरह से ये स्वीकृत हो गया। और उसके बाद 8 जून 1936 को पहली बार प्रसारण में इस नाम का इस्तेमाल हुआ। तो जैसा आपने कहा, ये 90वां साल है। तो लेकिन अगर आप प्रसारण को देखें, थोड़ा और पहले शुरू होता है रेडियो का प्रसारण भारत में। हम भारत की बात कर रहे हैं, दुनिया में इसके अलावा पहले और शुरू हो गया था। मार्कोनी का जमाना है और उसके बाद अमेरिका है और बहुत से देश हैं। बीबीसी से शुरुआत हुई, जिसको हम लोक सेवा प्रसारण कहते हैं, जहां से वो 3 शब्द आए, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। रॉयल चार्टर जो बीबीसी का था, और सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की त्रिवेणी, जिसे हम लोक सेवा प्रसारण को कहते हैं, जो आकाशवाणी ने भी जिसको अपनाया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो संकल्प वाक्य के रूप में लिया। तो ये हमारी पूरी यात्रा है। आकाशवाणी नाम भी हमारी पौराणिक परंपरा में था। देवता लोग जब आकाश से बोलते थे तो उसको आकाशवाणी कहते थे। और बाद में फिर मैसूर में एक केंद्र था, वहाँ बाद में कलकत्ता स्टेशन पर एक प्रोग्राम की शुरुआत में
कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता में ये शब्द इस्तेमाल हुआ, और फिर उसके बाद आजादी के बाद ये नाम भी स्वीकार कर लिया गया, और आज की तारीख में तो ये अकेला नाम है, तो आकाशवाणी। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो भी लोगों को याद है, और ऑल इंडिया रेडियो का जो लघु रूप है AIR, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद रहा है। तो आप इसे ऑल इंडिया रेडियो कहें, आकाशवाणी कहें, AIR कहें, तमिल में इसको वनोली कहते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहा। इसकी यात्रा बड़ी दिलचस्प है, जैसी कि होनी ही है। जब शुरू हुआ उस समय औपनिवेशिक सरकार थी, तो स्वाभाविक है कि आज़ादी की लड़ाई से कोई नाता इसका नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि हमारे कुछ नेतागण समय समय पर ब्रॉडकास्ट के लिए आए। पंडित नेहरू आए, सरदार पटेल आए, कुछ और लोग भी आए। गांधी जी उस समय यहाँ नहीं आए। गांधी जी को दिलचस्प बात यह कि लॉयनल फील्डन जो हैं वो काफी स्वतंत्र मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि आप आइए। गांधी जी ने कहा कि जो मैं कहूंगा वो आप ब्रॉडकास्ट कर नहीं पाएंगे, और जो आप सेंसरशिप करेंगे वो मैं नहीं सहूंगा, इसलिए छोड़ देते हैं, हम मित्र रहते हैं। लेकिन रोचक प्रसंग हाँ जी हाँ, बाकी लोगों ने किया, और धीरे धीरे राजकुमारी अमृत कौर का नाम भी आता है, उन्होंने भी शायद उस समय हिस्सेदारी की थी। और खैर उसके बाद फिर ये हुआ कि आजाद हुए हम। एक और जो लॉयनल फील्डन के बाद नाम आते हैं, बुखारी ब्रदर्स। ये बाद में ये लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत में ब्रॉडकास्टिंग के शुरुआती दिनों में उसकी एस्थेटिक्स बनाने में इन्होंने काफी रोल किया। और उसी तरह से बहुत से नाम हैं जो उस दौर के हैं। हमारी संकेत धुन बनी, वो संकेत धुन जो है वो यहूदी एक संगीतकार, नाम उनका हम सोचकर बाद में कहीं डालेंगे, है ना, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। तो वो थे जो भारत आए हुए थे और उन्होंने बनाया। और उसके बाद उस समय वाल्टर काउफमैन, वाल्टर काउफमैन, हाँ जी हाँ बिल्कुल, वाल्टर काउफमैन थे। और उसके साथ साथ ये है कि जो राजनीतिक प्रसारण न भी हो पाते हों, लेकिन ये है कि संगीत में, साहित्य में और लोगों की सूचनाओं के लिए ये इसकी शुरुआत हो गई और लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगा। हालांकि अगर थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए कि रेडियो में आजादी की बात बिल्कुल नहीं की गई, ये सच नहीं है। वो भले ही ऑल इंडिया रेडियो से तब ना हुई हो। मिसाल के तौर पर क्या हुआ, गांधी जी जब सेकंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जैसे हम गोल मेज सभा कहते हैं, तो 1931 में शायद 13 सितंबर की तारीख थी, जब अमेरिकन नेटवर्क ने उनसे निवेदन किया कि वो एक प्रसारण करें, और गांधी जी ने फिर वो प्रसारण किया जो अमेरिका में प्रसारित हुआ। और उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई, भारत की आज़ादी की ज़रूरत, इसके बारे में विस्तार से बात की। तो ये एक तरह का एक महत्वपूर्ण प्रसारण माना जाता है जो प्रसारण के इतिहास में, जो पहला उनका लाइव ब्रॉडकास्ट था। और उसकी छोटी मजेदार कहानी भी है कि जब वो आए और उस समय कुछ देर वो चुप रहे, और रेडियो में जो चुप्पी है बड़ी, तो किसी ने इशारा किया, बोलिए बोलिए बोलिए, तो माइक्रोफोन को देख के उन्होंने पहला वक्त कहा, डू आई स्पीक इन टू दिस, तो वो भी एयर पे गया। तो खैर, लेकिन गांधी जी बोले। उसके बाद 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो एक लड़की हुआ करती थी उषा मेहता। जी, उनकी किताब बड़ी चर्चित है। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो नाम से एक शुरुआत की, भूमिगत गुप्त रेडियो की, जिसके जरिए वो देश भर के स्वतंत्रता आंदोलन की खबरें, सूचनाएं, वो मुंबई में, तबका बम्बई, उसमें वो काम करती थी। जगह जगह वो जगह बदलती थी, गुप्त ट्रांसमीटर था। अंत में फिर वो पकड़े भी गए। और उसकी भी कहानी ये कि जब उनको किसी ने खबर की और पुलिस आ गई, उस समय जब वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम बजा रहे हैं और आप जब तक वंदे मातरम पूरा नहीं होता आप चुपचाप रुकिए। तो फिर वो जेल गई। और दूसरी तरफ ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद सरकार बनाई, तो उन्होंने आजाद हिंद रेडियो नाम से वहां से प्रसारण किए। आज बहुत सारी जो सुभाष बाबू की रिकॉर्डिंग हमारे पास आवाज मौजूद हैं, वो आजाद हिंद रेडियो की हैं, और वहां से वो भारत के लोगों के लिए प्रसारण करते थे। तो रेडियो ने आजादी की लड़ाई में भी अपना एक रोल निभाया। लेकिन ये है कि आकाशवाणी में, तब के ऑल इंडिया रेडियो में ये संभव नहीं था। लेकिन आजादी मिलने के साथ ही आया मामला ये कि अब आपको देश को बनाना है, पुनर्निर्माण करना है। एक लंबी दास्ता के बाद, खासतौर से जो औपनिवेशिक दास्ता थी, जिसमें देश को लूट लिया गया था, चूस लिया गया था, सारे संसाधन ले जाए गए थे, बांटो और राज करो की नीति का पर अमल हो रहा था,
खुद आजादी के समय विभाजन का एक बड़ा दंश पूरे देश ने झेला था। तो इन पूरे जख्मों पर मरहम लगाना और नए निर्माण के लिए प्रवृत्त करना, इतनी सारी भाषाओं, इतने धर्मों, इतनी बोलियों, इतने खान पान, ऐसी भौगोलिक विविधता वाले देश में एक सूत्रीकरण करना, इन सब चुनौतियों में आकाशवाणी ने या ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की। और यहाँ पर ये कह सकते हैं, जब देश आजाद हुआ उस समय 9 रेडियो स्टेशन थे, उसमें से 3 जो है पाकिस्तान चले गए, पेशावर, लाहौर और ढाका। भारत में बचे 6, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आज का चेन्नई, तब का मद्रास। 2 और जो थे वो थे लखनऊ और तिरुचिरापल्ली। उसके बाद फिर संख्या बढ़ती चली गई, आज सैकड़ों की तादाद में है। आकाशवाणी के भी हैं और निजी रेडियो स्टेशन हैं। अब कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की भी एक पूरी शानदार परंपरा बन चुकी है। तो एक पूरा हंसता खेलता, फलता फूलता, तरह तरह के रंगों से बना एक गुलदस्ता है, जिसमें और लेकिन उस समय जो चुनौतियां थीं कि संवैधानिक मूल्यों को ले जाना, देश में एकीकरण की बात करना, अंधविश्वासों को दूर करना, दलित वर्गों, कमजोर लोगों के लिए उनकी जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, ग्रामीणों के विकास की योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाना, स्त्रियों के हकों को लेकर के एक जागरूकता बढ़ाना, कुल मिलाकर के एक बदलते हुए जो फिल्मों में भी हम देखते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये जो सपना था, जो बाद में मोहभंग भी आया, वो साहित्य में है, वो सिनेमा में है, वो बहुत जगह है, लेकिन रेडियो में खास तौर पर ये चला कि ये काम करना है। और इसीलिए एक भावनात्मक लोगों को जोड़ने का, देश की अलग अलग भाषाओं, तो उसमें संगीत, साहित्य, कलाएं, इन सब को लेकर के और विकास के कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रम, मजदूरों के लिए कार्यक्रम, सैनिकों के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम, युवाओं के कार्यक्रम, इन सब की ऐसी एक अद्भुत लहर चलती रही। जैसा कि आप देखें, अगर कोयम्बटूर में कोई बच्चा अच्छा मृदंग बजाता है तो उसको पहला अवसर आकाशवाणी कोयम्बटूर के युवाणी में मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ आज जो है उसका अंबिकापुर सरगुजा में कोई लड़का हॉकी अच्छा खेलता है, हो सकता है उसका पहला इंटरव्यू एक युवा हॉकी खिलाड़ी के रूप में वहां आकाशवाणी युवाणी में आए। बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं वो बच्चों के कार्यक्रमों में आए। तो आप कह सकती हैं कि तरह तरह की प्रतिभाओं को संजोने का, संवारने का, पहला अवसर देने का और फिर आगे अवसर देते रहने का। इसी में ये जोड़ लीजिए कि शायद देश की कोई बड़ी संगीत और साहित्य के क्षेत्र की प्रतिभा नहीं है एक दौर में, जो उसमें से अनेक तो आकाशवाणी और बाकायदा उन्होंने सेवा की, अपनी सेवाएं दी, नौकरी की, कुछ बने रहे, कुछ चले गए, लेकिन वो एक दौर में नौकरी की। और नौकरी नहीं भी करते हो तो आकाशवाणी में आना तो नियमित था। ज्ञान रंजन जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुक्तिबोध का पहला कविता पाठ उन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद द्वारा आयोजित एक कवि सम्मेलन में सुना था। और उन्होंने लिखा है कि हम लोग नौजवान थे, बुलाए नहीं गए थे, तो वो आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कवि सम्मेलन था जो उसके प्रांगण में हो रहा था, लेकिन आवाज बाहर तक जा रही थी। और उन्होंने लिखा है कि हम रेडियो स्टेशन की दीवार के बाहर खड़े होकर हमने मुक्तिबोध की वो कविता सुनी थी। अच्छा, आपने इतने सारे रेडियो की बात की तो मैं इस बात को जोड़े बिना नहीं अपने आप को रोक पाऊंगी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, एक तिनका जेल रेडियो भी है जो जेलों में काम करता है और वो जेल के अंदर की आवाजों को जोड़ता है। और वो कभी कभी हम YouTube के जरिए प्रसारित करते हैं, लेकिन आमतौर पर उसे जेल के बंदी सुनते हैं। और एक और चीज जो मुझे आपकी बात से ख्याल आ रही थी कि महात्मा गांधी एक ही बार आए रेडियो स्टेशन पर, और उस दिन को आज भी 12 नवंबर को आज भी ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। मनाते हैं हम लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट डे। बिल्कुल। और उसका मुख्य फंक्शन जो है वो आकाशवाणी दिल्ली के प्रांगण में होता है। और वो कैसे आए थे ये पता है आपको? 12 नवंबर 1947 की बात है जी। रेफ्यूजी कैंप जो थे, जी हाँ, उनको कुरुक्षेत्र जाना था जी। और किसी कारण से उनका जाना संभव नहीं हो पा रहा था और वो बहुत निराश और बहुत नाराज थे कि मेरा वायदा था और मैं नहीं पहुंच पा रहा। तो उन्होंने अपने प्रसारण में कहा भी है कि मुझसे किसी ने, शायद बिरला जी ने कहा कि आप रेडियो के जरिए बोल सकते हैं। और तब वो जीवन में पहली और आखिरी बार आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वयं आए। अब उस स्थान को एक तरह से संग्रहित कर लिया गया है, उस स्टूडियो को, और वहां आकर उन्होंने वो
प्रसारण किया, और जब ये दिवस मनाते हैं तो उस फंक्शन में उस रिकॉर्डिंग का एक अंश बजाया जाता है और गांधी जी के प्रिय भजन सुनाए जाते हैं। वैष्णव जन से कार्यक्रम शुरू होता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, और राम धुन से उसका अंत होता है। वाह वाह। तो एक और बात है कि आपसे बातें करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात भी करना चाहती हूँ कि आकाशवाणी ने इतिहास को सहेजा, वर्तमान पर उसकी पूरी नजर है और वो भविष्य के रेडियो को आकार दे रहा है। जो काम आकाशवाणी कर पाया वो कोई कभी कर भी नहीं सकता। आपके पास इतिहास भी तो है और आपकी आर्काइव्स बड़े स्ट्रांग हैं। ऐसे बहुत से लोग, उनकी पच्चाप वहां पर सुनाई दी, उनकी आवाजें वहां पर गूंजी, साहित्य वहां पर संयोजित हुआ। ऐसी कोई चीज जो आपको और याद आती है कि कुछ बहुत दुर्लभ चीज, जैसे सुभाष चंद्र बोस की आवाज है वहां पर, बहुत सारे लोक गायकों की आवाजें हैं जो 70 साल 60 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी। उस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये तो ऐसा हुआ जो आप कह रही हैं, आजादी के पहले के कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हों, लेकिन जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनके जो पब्लिक भाषण हुए वो सब आर्काइव में रिकॉर्ड किए। क्योंकि मैंने कवरेज भी किया है नौकरी करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, आपने शुरू में कहा संसद मार्ग 11001, तो मैं बताऊं आपको कि मैंने जब शुरू की नौकरी उसके बाद ये पिन कोड बदलते गए, क्योंकि अलग अलग कह रहा हूं, और हम बताते थे हमें आप पत्र लिखें, हमारा पता है ये और ये, तो ये सिलसिला चलता रहा। और ये जो आप इकट्ठा करने की बात कर रही हैं, दरअसल ये पूरी की पूरी एक ऐसी स्थिति है कि एक तो केंद्रीय संग्रहालय है, अभिलेखागार, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं, आर्काइव, सेंट्रल आर्काइव्स। उसके साथ साथ रीजनल आर्काइव्स भी हैं जो राज्यों की राजधानी केंद्रों पर हैं, क्योंकि अंततः इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतनी चीजें, सब कुछ यहाँ समाना संभव नहीं होता हमेशा। तो और उसके बाद केंद्रों पर भी हर केंद्र के पास उसकी स्मृतियां हैं, ऐसी खास रिकॉर्डिंग्स हैं जो रखी हुई हैं। और जिन जिन केंद्रों पर मैं रहा, मुझे याद है, हम रिव्यू करते थे और उनको सुरक्षित रख लेते थे कि इनको ब्रॉडकास्ट करना है तो एक कॉपी बना के करेंगे और एक रिकॉर्डिंग उसकी सुरक्षित रख ली जाएगी। तो आप ठीक कह रही हैं, एक पूरा मौखिक ये वृत्तांत है आजादी के बाद के भारत का। वो तमाम धड़कनें हैं जो सजोई हुई हैं साउंड मीडियम में, और उसके अंदर आपको तमाम चीजें मिलेंगी। उसके अंदर नाटक मिलेंगे, उसके अंदर आपको गीत मिलेंगे, उसके अंदर आपको लोक संगीत मिलेगा, शास्त्रीय संगीत मिलेगा, उसके अंदर कवि और कथाकार मिलेंगे, उसमें आपको परसाई मिलेंगे। मंटो ने बहुत साल तक काम किया और उन्होंने न जाने कितने रेडियो नाटक और फीचर लिखे। उसमें से कुछ चीजें हैं जो नहीं बच पाई, ऐसी भी हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, चे गुएवारा भारत आए थे। अच्छा। 1960-61 की शायद बात है, मैं बहुत साल को लेकर पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पढ़ा था। और वो आए तो उनकी एक रिकॉर्डिंग हुई आकाशवाणी के लिए, विदेश प्रसारण सेवा के लिए। और एक दक्षिण भारतीय महिला थी, मुझे नाम याद नहीं, जिन्होंने उनकी इंटरव्यू किया। अच्छा। पर वो रिकॉर्डिंग किसी, ऐसा भी होता है ना कई बार कि जो व्यक्ति है समझ नहीं पाता कि इसका कितना महत्व है। तो बाद में जब ये चर्चा हुई तो लगा कि हे भगवान, ये रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए थी। तो ऐसी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। जीवन की तरह है, कुछ आप मूल्यवान संजो लेते हैं, कभी कभी कुछ मूल्यवान खो भी जाता है, लेकिन अधिकांश चीजें सजोई हुई हैं। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हैं, लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। जैसे आपको बताऊं, एक आपने कहा कौन सी, एक मुझे तुरंत याद आया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब आकाशवाणी में एक राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान और सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान केंद्रीय स्तर पर, स्टेशंस पे और भी कुछ होते हैं, तो सरदार पटेल अंग्रेजी में और राजेंद्र प्रसाद हिंदी में। अच्छा। तो राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला का पहला व्याख्यान 1969 में, अगर मेरी स्मृति ठीक है, हुआ था, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अच्छा। और उन्होंने उसमें रविंद्रनाथ टैगोर पर बात की थी। अच्छा अच्छा। तो वो जब लीलाधर मंडलोई, जाने माने कवि और साहित्य संस्कृति कर्मी, महानिदेशक हुए आकाशवाणी के, तो उन्होंने उसको उस पूरी संपदा को लेकर एक श्रृंखला शुरू की। और पहला कार्यक्रम जो उसमें हुआ, उसमें यही हुआ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो रिकॉर्डिंग बजाई गई और उस पर चर्चा करने के लिए, जहां तक मुझे याद है, नामवर सिंह थे। तो आप सोचें कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फिर आज
जिनके गुरु शिष्य नामवर जी थे, जिनकी किताब ही है दूसरी परंपरा की खोज, जो आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी पर। तो ऐसी अद्भुत चीजें हैं और केंद्रों पर हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें मौजूद हैं और उनको संजो कर रखा गया है। अच्छा, जैसे समय बीता है, पहले वो चीजें टेप में होती थी, फिर उनको डिस्क में लाया गया, जब कॉम्पैक्ट डिस्क का दौर आया, अब वो हार्ड कॉपी में डिजिटलीकरण हुआ है। लेकिन ये इस प्रकार से कोशिश रही है कि अधिकांश चीजें इस तरह से संजो कर रखी जाए। मुझे एक और याद आ रहा है कि परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी पर कार्यक्रम हुआ था, मतलब उनकी एक रिकॉर्डिंग प्ले की गई थी, उस पर बोलने के लिए प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी आए थे। तो ऐसी रचनाएं भी रही हैं, तो वाकई बहुत भरपूर। अच्छा, एक और ध्यान दें कि हम अक्सर जब बात करते हैं हिंदी क्षेत्रों में तो ये हुआ, लेकिन जैसे एक सच्चाई है कि हमारे हिंदी क्षेत्रों के सामान्य लोग, खासतौर से मध्य वर्ग के लोग, निहायत संस्कृतिहीन हो चुके हैं। न वो साहित्य जानते हैं अपना समकालीन, न वो अपनी संस्कृति जानते हैं, न हिंदी का अखबार लेते हैं, न हिंदी की पत्रिका पढ़ते हैं, न किताब पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चे अगर कहते हैं कि 76 क्या होता है तो खुश होते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन अन्य जो भारत के स्थान हैं, वहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा लगाव के साथ लोगों ने अपनी भाषा से रिश्ता रखा है। तो ये तमाम जो प्रसारण, यानी ये सब बात सिर्फ हिंदी क्षेत्रों की या दिल्ली की नहीं है। आप तमिलनाडु जाइए, आप बंगाल जाइए, आप महाराष्ट्र जाइए, आप गुजरात जाइए, आप पंजाब जाइए, कर्नाटक में जाइए, केरल जाइए, तो पूरे देश की विविधता का वो खजाना मौजूद है, जो मौजूद है। और उसमें लोक संगीत है, उसमें लोक कथाएं हैं। ये तो हम जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का जनतांत्रिकरण हुआ और तमाम लोगों तक वो पहुंचा, जो पहले राजा महाराजाओं नवाबों की महफिलों में होता था, दरबारों में या मंदिरों में होता था। सामान्य जन तक पहुंचा, सामान्य जन ने सुना, उसका आनंद लिया और तमाम नए कलाकार निकल पड़े। लोक कलाकार जो कि उपेक्षित से होते थे, कहीं अपने गांव गली कूचे में गाते थे, ये बोलियों में आए। उसके बाद उसमें से कितने सितारे बने और कितने उनके व्यावसायिक रिकॉर्ड निकलने शुरू हुए, उनके कैसेट बने। तो इस तरह से ये तमाम, तो एक आप कह सकती हैं कि न सिर्फ परंपरा को और धरोहर को सहेजा, संवारा, उसे आगे बढ़ाया और उसको निखार करके बढ़ा दिया। तो इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड आई वुड से क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, उसका एक परिष्कार हुआ और वो आगे बढ़ी। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमारी उसमें मौजूद रही हैं। और मुझे ये भी कहना अच्छा लगेगा कि एक छवि थी लोगों में कि साहब ये तो सरकार का माध्यम है, इसमें ये सच भी है। ये कुछ चीजों में एक आकाशवाणी का कोड हुआ करता था, अभी भी है, कि क्या चीजें आप नहीं कह सकते। और उसकी भी बड़ी मजेदार सी एक कहानी है कि बंगाल में कभी कोई विवाद हुआ था किसी मंत्री जी का, वहां के स्टेशन डायरेक्टर से, मामला दिल्ली तक आया, यहाँ पर फिर बाद में जाकर एक कोड बना और उस कोड को जोड़ा गया हमारे संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो वहां उसपे साथ भी है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुछ परिस्थितियों में हो सकते हैं, उससे लिंक किया गया कि क्या चीजें हैं, क्योंकि ये एक सार्वजनिक माध्यम है, रेडियो एक सार्वजनिक माध्यम है। आप यहाँ पर अचानक कुछ बोल देंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। एक निजी रेडियो स्टेशन पर कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि कोई वो था म्यूजिक कंपटीशन जो किसी टीवी चैनल पे चलता था, उसमें किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति ने प्रथम स्थान लिया। अब निजी चैनल वाला ने अपनी चटपटी बातचीत के उत्साह में कहा, अच्छा अगर ये लोग गाने लगेंगे तो हमारे यहाँ चौकीदारी कौन करेगा। और फिर उसको लेकर दंगे, मतलब थोड़ा सा हिंसा भी हुई, लोग नाराज भी हुए। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें। तो आकाशवाणी में शुरू से ये रहा कि आपको मनोरंजन तो करना है, शिक्षा सूचना मनोरंजन, दिलचस्प तो होना है, लेकिन शालीनता के साथ, आपकी भाषा में एक गरिमा रहे। उसका अर्थ ये नहीं कि वो भाषा कोई कृत्रिम या यांत्रिक हो। महिलाओं के कार्यक्रम की भाषा की अपनी खूबसूरत शैली होगी। मैं आपको बताऊं, एक कार्यक्रम बना रेडियो थेरेपी लखनऊ में। उसमें यह हुआ कि एक गांव में कोई आदमी था, लड़का, जो पढ़ लिखने में बहुत अच्छा आगे नहीं गया और वो निराश हो गया जीवन से। तो उसके डॉक्टर ने कहा भाई उसके पिता से कि जिसमें इसका मन लगता हो वो कराइए। तो पढ़ना वढ़ना उसने छोड़ दिया। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि रेडियो बहुत सुनता है, तो बोले उसी रेडियो सुनाइए और खूब सुनाइए और उससे बात करिए। उस लड़के को महिला कार्यक्रम में बड़ी रुचि थी, जो ननद भाभी की बातचीत होती थी,
और उसके बाद वो सुनता था, फिर उसने रेडियो श्रोता संघ बनाए, एक्टिव हुआ, जीवन में लौट आया, पढ़ाई की। तो रेडियो थेरेपी नाम से पूरा एक कार्यक्रम बना इस तरह का, जो कि रेडियो के जरिए उसका तो न जाने कितने लोगों का एकांत का ये साथी है, न जाने कितने लोगों के सपनों। हम सब ने वर्तिका जी फिल्मी गाने सुनते हुए स्वयं को नायक और नायिका के रूप में देखा है, जो कि जब आप टेलीविजन पर देखते हैं तो वहां तो असली नायक नायिका तो मौजूद है, तो आप वो रूप नहीं ले सकते, पर जब आप सुन रहे होते हैं तो आपके शब्द फिर तो कल्पना है, आपकी कल्पना उसे कहाँ नहीं ले जा सकती। तो आप ऑफ द माइंड है। हाँ, थिएटर ऑफ द माइंड है। इसीलिए इसमें साइंस फिक्शन का, आप जानती हैं, एक बहुत अद्भुत किस्सा है, अमेरिका में हुआ था। जो H.G. वेल्स की किताब है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, उसका एक एडेप्टेशन ब्रॉडकास्ट हो रहा था, और कई लोगों को लगा कि वाकई मंगल ग्रह के लोगों ने हमला कर दिया है, कई लोग सड़कों पे निकल आए। फिर उसके बाद तो उसको याद रखा जाता है कि कैसा इसका मास प्रभाव होता है। तो चूंकि इसमें आप देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, सुनने से आपकी कल्पनाशीलता पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो जाती है। तो ये इसकी विशेषता है, और इसीलिए इस विशेषता के साथ जो इसे इसकी सीमा मानते हैं हम कई बार लोग कि साहब इसमें दिखता नहीं, तो वो उसकी सीमा हो सकती है, पर उसकी शक्ति भी है, क्योंकि वो आपके अंदर के उस कल्पनाशील चिंतन को उकसा देती है, जिससे कि आप संसार में कुछ भी कहीं भी देख सकते हैं। कुछ एक देशों में ये प्रयोग भी हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ी देर रेडियो सुनाया जाए, क्योंकि रेडियो सुनने से जो आपने कहा कल्पनाशीलता बढ़ती है, और श्रव्य माध्यम के साथ ये बहुत बड़ी शक्ति है, सीमा है तो शक्ति भी है, कि वो आपके दिमाग को एक नई शक्ति ये देती है कि आप अपनी तस्वीरें खुद भरना शुरू कर देते हैं। आप रेडियो को देखते हैं और रंग आप खुद भरते हैं। देखिए, मैंने एक दिल्ली आकर के एक रेडियो धारावाहिक बनाया था दहलीज नाम से, जो त्रिपुरारी शर्मा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी और बड़ी रंगकर्मी अब नहीं है, उन्होंने लिखा था। वो किशोर जीवन की गतिविधियों पर था। अच्छा। और उसमें वो सारे हिंदी स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ। उसमें खूब चिट्ठियां आती थी, रजिस्ट्रेशन होता था लोगों का और चिट्ठियां आती थी। उसमें मुझे याद है राजस्थान से चिट्ठी आई थी एक बच्ची की, कि वो 13-14 साल की रही होगी, जिसमें उसने लिखा कि सामने के घर में एक लड़का है, वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो देखकर कभी कभी हंसता है तो मैं डर भी जाती हूँ। मैं अपने घर में ये बात किसी से नहीं कह सकती। अच्छा। अपनी माँ से कहने में डर लगता है। अच्छा। और मैं आपको जिंदगी में पहली बार मैं किसी को ये बात बता रही हूँ। अच्छा। तो देखिए, रेडियो वो दोस्त है क्योंकि वहाँ शक्ल नहीं है, है ना, तो एक तरह का जो आप कह सकती हैं गोपन भी है जी। उसके अंदर आदमी खुलकर अपनी बात कह सकता है जी। तो उसने अपनी तो हमें ऐसी न जाने कितनी चिट्ठियां आती थी जिसमें अपने दिल की बात लोग जो परिवार में नहीं कर सकते, बोल सकते, वो लगता था कि रेडियो में हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और कई शहर तो ऐसे थे जो बड़े प्रचलित हो गए, लोग उस नामों को सुनने लगे, जैसे कि झुमरी तलैया। हाँ, झुमरी तलैया, राजनांदगांव, ये चिट्ठियां, अरे मैंने चिट्ठियां देखी हैं वर्तिका जी। आप कल्पना करें, एक पोस्ट कार्ड, उस पर हरी, नीली, गुलाबी, लाल स्याहियों का पूरा इंद्रधनुष, उसके अंदर अलग अलग अपने नाम की एक उसके बाद फला 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 और साथी अंत में या इनके परिवार के लोग, तो इस तरह से तमाम चीजें उसमें होती थी। और बहुत सुंदर तरीके से पत्र लोग लिखते थे, शिकायत करते थे कि आप हमारी चिट्ठी तो शामिल ही नहीं करते। फिर उनको कहा जाता था कि नहीं, चिट्ठी शामिल की जाती है। और मैं एक बात जो और कहना चाहूंगा इसके साथ, क्योंकि मुझे पता है आज की हमारी शायद कड़ी का समय समाप्त होने को है, कि एक जो छवि थी कि साहब ये तो सरकारी माध्यम है, हम लोगों ने, और मैं अकेला नहीं, कोई मैं, हम लोग का मतलब मैं नहीं, अधिकांश जो अच्छे प्रसारक थे उन्होंने लोगों के दुख दर्द को लेकर कार्यक्रम बनाए। जैसे मैं जब रायपुर का अपना पहला स्टेशन याद करता हूँ, तो सड़क पर काम करती हुई औरतों पर वो तोड़ती पत्थर रूपक बनाया। उसके बाद नर्सें जो काम करती हैं, नर्सों की जिंदगी पर एक सेवा की धवल आस्था नाम से मैंने रूपक बनाया। और जब हमने उसको, मैं बताऊं आपको, उनकी आंखों में आंसू थे कि ये आज तक हमसे कोई बात करने नहीं आया। इस तरह उनकी जिंदगी की कितनी कठिनाइयां हैं। इस तरह से मैंने, उसके बाद जब मैं रीवा में था तो मैंने देखा कि हेल्थ सर्विसेज को लेकर, तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य, जिसमें डॉक्टरों ने दिल खोल कर बताया कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं, ये मशीनें हैं जो ठीक नहीं होती, हम खबर करते हैं कोई सुनता नहीं। हमने वो सब कुछ ब्रॉडकास्ट किया, तो लोगों ने खुलकर लोगों की तकलीफों को, लोगों की समस्याओं को, लोगों की शिकायतों को, लोगों की इच्छाओं, और हम उनको लेकर फिर अधिकारियों के पास जाते थे कि देखिए ये पानी की दिक्कत है, ये बिजली की दिक्कत है, ये सड़क की दिक्कत है, और लोग उस पर जवाब देते थे। तो ये तमाम काम हुए हैं। ये सिर्फ यानी प्रचार का या उसका माध्यम नहीं रहा है,
ये दोनों तरफ से, यानी जनता की एक जनतंत्र में जब तक ये संवाद न हो और लगातार ये स्थिति न रहे कि जन अभिलाषाओं को और समस्याओं को और चिंताओं को लगातार वाणी न मिले, तो ये काम भी आकाशवाणी ने लगातार किया। और दूसरी अंत में बात ये कि इतनी रचनात्मकता के साथ काम हुआ। रेडियो में साउंड मीडियम में काम करने में इतनी क्रिएटिविटी की संभावनाएं होती हैं, इतनी तरह, अब उस पर बात करने का पूरा उसका सौंदर्य शास्त्र है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं गर्व के साथ कि आकाशवाणी के हमारे मित्रों ने अनेक और अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं रेडियो के प्रोग्राम्स के। मैं खुद ABU की जूरी का मेंबर था और मैंने वहां जाकर देखा है कि दुनिया के तमाम ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आकाशवाणी के कार्यक्रम कैसे मजबूती के साथ उनके सामने टिके होते थे। आकाशवाणी का होना हमारा होना है। आकाशवाणी का पल्लवित पुष्पित होना हमारे अपने विकास का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है। तो आपसे जो बातचीत हुई ये बहुत ही नरिश करने वाली बातचीत है। ऐसी बातचीत है जिसे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आने वाले सालों तक सुनेंगे, क्योंकि ये आपने उस यात्रा का जिक्र किया और ऐसी बहुत सी कहानियों का जिक्र किया जो कहीं किताबों में नहीं लिखी गई, उन पर लंबी चर्चाएं भी नहीं हुई। आकाशवाणी ने जो सजोया और देखा है उसके बारे में शायद महीनों तक बात हो सकती है। आज तो हमने कुछ पलों की बात की। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने समय निकाला, राजीव कुमार शुक्ला जी। धन्यवाद प्रतिका जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी और ये संवाद चलता रहेगा।